जब कोई दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होता है तो उसे मिलता है एक पावरफुल सिस्टम जो उसे बना देता है दुनिया का पापा। मगर मेरे साथ मेरा सिस्टम मुझे झाड़ू बाम लगा के प्रकाश के साथ भाग गया और मैं रह गया एक सर्टिफाइड चोमू। और ऊपर से 10 साल में दुनिया डिस्ट्रॉय भी होने वाली है और इस डिस्ट्रक्शन के पीछे हैं 5 दरिंदे जो आगे चल के इस दुनिया की केक ले लेंगे और उन्हें रोकने के लिए मैं उनका बनूंगा गार्डियन। एपिसोड की शुरुआत हमारे एमसी की दुख भरी कहानी से होती है जो दिन भर काम करता था, 72 घंटे वीक वाली जॉब, और एक दिन ओवरवर्क की वजह से मर गया। और फिर मैं रिकार्नेट हो गया एक फैंटेसी वर्ल्ड में। तुम सोच रहे होगे मेरी लाइफ तो सेट है। नहीं यार, मेरे लोड़े लग गए। जिस बॉडी में मैं आया हूँ वो इतना चोमू है उसे पढ़ना भी नहीं आता। सर्वेंट भी मजाक उड़ाते हैं, मालिक बुक तो सीधी कर लो। लेकिन एक चीज अच्छी है, मैं बहुत अमीर हूँ। आज मेरे पास बंगला है, मेरे जो मुझे अपने हाथों से नहलाती हैं। तुम्हारे पास क्या है प्रकाश? वैसे मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तब मैड कहती है, यंग मास्टर कल हमें वापस जाना है। एमसी, यंग मास्टर? मैड, क्या आप प्लेटियो फैमिली को भूल गए? एमसी सोचता है ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। एमसी बाथटब में अपना सिर डुबो लेता है। ये वही आरपीजी गेम है जो मैं रियल लाइफ में खेलता था और उस गेम में 5 दरिंदे आते हैं जो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिटीज, नोबल्स और प्लेटियो फैमिली भी। ना मैं हीरो बना और ना ही विलन। मैं तो चुटकी भी नहीं बजा सकता। अंडी मंडी शंडी, यूनिवर्स मुझे वापस भेज दे वरना तेरी चाहे सैलरी मत देना मगर मुझे वापस भेज दे। एमसी सोचता है रुको, मुझे फ्यूचर पता है तो क्यों ना कुछ तूफानी करते हैं। ये 5 लोग विलन इसलिए बने क्योंकि दुनिया ने इन्हें बर्बाद किया। तो अगर मैं बचपन से इनकी लाइफ सेट कर दूं तो ये विलन नहीं बनेंगे। 2 महीने बाद एमसी ने सीक्रेटली बहुत सारा काम कर लिया और यही एंट्री होती है इवान की। अब तुम सोच रहे होगे ये इसका गार्ड होगा या दोस्त। नहीं भाई, ये मेरा बेटा है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इवान एमसी से बोलता है। मास्टर बिना एक्सप्रेशन के समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई। एमसी क्रिपी स्माइल के साथ कहता है, मैं तब तुम पे छोड़ रहा हूँ। इवान बिलाई, ये एक्सप्रेशन तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती थी जब वो मुझ पे चीट कर रही थी। हाँ, जा चुकी है वो। एमसी मिरर में देखता है, लगता है मेरे एक्सप्रेशन रियल वर्ल्ड में ही रह गए। इवान कहता है, मास्टर थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए जो मुझे घंटा समझ नहीं आई। इवान एमसी से पूछता है, ये रेस्क्यू मिशन यूतिया के लिए था ना? एमसी कहता है, हाँ। तो फिर आपने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इतने साल मर्सिनरी में रहा पर ऐसी पावरफुल लड़की नहीं देखी। वो लड़की नॉर्मल नहीं है, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो उस लड़की को उस हाल में रहना पड़ रहा है। एमसी इवान से कहता है, तू नहीं समझेगा लाले, यूतिया ब्लडिया फ्यूचर में सीना व्रत बनेगी, एक ऐसा मोस्टर जो सबको उठा उठा के पटकेगा। लेकिन अगर उसे प्यार मिले तो शायद वो कभी मोस्टर बने। देखा कितना चालाक हूँ मैं। एमसी इवान को एक लेटर देते हुए कहता है, ये लेटर यूतिया को दे देना। इवान एमसी से कहता है, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। इवान घोड़ा लेके निकल जाता है। एमसी सोचता है ये सलमान का छपरी फैन, बस एक बार लेटर ठीक से पहुंचा दे। इसके अगले सीन में यूतिया चांदनी रात में इवान के साथ में लेटर हाथ में पकड़े सोचती है। उसका प्रेजेंस इतना हेवी था कि इवान का हाथ स्वॉर्ड पे चला जाता है। यूतिया गुस्से में कहती है, ये लॉर्ड एलोन ने दिया है तो मुझे खुद क्यों नहीं बुलाया? मगर जैसे ही वो लेटर पढ़ती है उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। क्या वो इमोशनल हुई या फिर कुछ प्लान कर रही थी? अगले सीन में एमसी अकेला बैठा था। मैं बस सरवाइव करना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। राइटर बच्चे की जान लेके मानेगा लेकिन गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्या यूतिया उसका प्लान फॉलो करेगी या उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगी और बाकी 4 दरिंदे कब एंट्री मारेंगे? एपिसोड की शुरुआत हमारे एमसी के ऊपर बुक गिरने से होती है। क्या घंटा इसका ही है? वो थर्ड बॉस के बारे में ढूंढ रहा था। तब इवान बताता है कि सेकंड चाइल्ड को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। एमसी कहता है तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही काइंड नहीं हो रहे। उसी समय कोई गेट तोड़ के अंदर आ जाता है। क्या ये वही मेरा छोटा भाई है? और आप सोच रहे होंगे कि ये भूतनी की शक्ल का है कौन? तो ये मेरा सेकंड बिग ब्रदर है, टोनियो प्लेटियो, जो बचपन से मुझसे जलता है। वो कहता है, मेरे छोटे भाई क्यों नहीं होती तुझसे पढ़ाई, जिसके लिए काला अक्षर भेद बराबर। ले तूने मुझे अक्षरा की याद दिला दी। अब बताओ वो किसके साथ भागी? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इसके बड़े मुंह में देना चाहिए। मैं भी देना चाहता हूँ मगर मेरा भाई रशिया से है इसलिए मुझे माफ कर दो। फिर वो एमसी के मुंह पे लार रगड़ते हुए कहता है, मैं के लाडले। अचानक उसकी आंखों के सामने से एक चाकू दीवार में घुस जाता है और ये करता है एमसी का सबसे बड़ा भाई लियो प्लेटियो। आप सोच रहे होगे कि ये मुझे बचाने आया है। नहीं यार, दोनों भाई इतने कमीने हैं कि बचपन से मुझे मारना चाहते हैं। साले जलते हैं मेरी सुंदरता से। और इसके बाद दोनों भाई जब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे, एमसी बताता है कि दोनों घर के मालिक बनना चाहते हैं। टोनियो माफिया है और लियो कोठे वाला। गरीब की सब बैंड बजा के चले जाते हैं। देखना एक दिन मैं भी बहुत अमीर बनूंगा। तब इवान उसके ऊपर हाथ रख के कहता है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर व्यूअर्स हैं। देखना वो तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करके तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे। पर एमसी बोलता है, अभी वाला इसमें कि मैं इससे थोड़ा दूर रहूं। इसकी थोड़ी देर बाद एमसी अपने रूम में बैठा होता है और इवान उसे बताता है कि दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, पर वो काफी अजीब था। एमसी मन में सोचता है, मुझे पता है लाडले, मैंने इन्हें बहुत करीब से देखा है। इवान सोचता है कि कोई आदमी इतना चालाक कैसे हो सकता है जिससे सब कुछ पता हो।
दिखने से लग रहा है कि ये सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। पता नहीं किसी आदमी की क्या मजबूरी रह सकती है जो उसे ऐसे रहना पड़ रहा है। मास्टर आप बहुत अजीब हो, पहले आपने उन्हें खुद बचाया, उसके बाद ऑर्फनेज में छोड़ दिया। एमसी बी लाइक हाँ किस एंगल से? सभी देशों का केंद्र कार्लियन किंगडम, और मैंने वहां से रेस्क्यू किया सेकंड चाइल्ड को जिसका नाम था ड्यूस। बेचारा गरीब जहां भी जाता था सभी लोग उसकी केके ले लेते थे, जिसकी वजह से वो बन गया सिन ऑफ स्लॉथ। जिसके बाद वो अलग अलग तरीकों से सबकी केके लेने लगा। और हाँ ये भी मेरा बेटा है। गेम्स में ये बहुत खतरनाक था, सबकी केके ले लेता था। मुझे लगता है कि कमीनी दुनिया ने हर कदमों पर उसके अरमानों का रैप किया है, इसलिए मैं इवान से अच्छे से व्यवहार करता हूँ। वो इवान को बताता है मैंने ऑर्फनेज उसे इसलिए भेजा क्योंकि ये अभी सही समय नहीं है। थोड़ी सी क्लासरूम इलाइट मैंने भी देखी है। तो इवान कहता है जो लेटर आपने युतिया को दिया था कहीं वो इसीलिए तो नहीं था? यस, औरत के दिल का रास्ता उसकी बढ़ाई करने से होता है, जो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। अबे तुम क्या देख रहे हो, तुम लोग तो सिंगल हो। मैं इस बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि ये कभी विलन नहीं बनेगा। फिर अगले सीन में इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास कोई आते हुए कहता है तुम टूट चुके हो, तो क्या तुम उन्हें नर्क नहीं दिखाना चाहोगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? और तुम लकी हो इसलिए तुम्हें मून ने चुना है। तो चलो जो पावर्स तुम्हें मून से मिली है उनसे उन्हें जहन्नुम दिखाते हैं, जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लिया। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो किसी के बारे में ढूंढ रहा था। तभी डर से इवान चिल्लाते हुए आता है मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज है। लॉर्ड टोनियो चांदनी रात में चांदनी के साथ चांद देखते हुए चांद पे चले गए, और चांदनी का असली नाम मुस्कान निकला। एमसी भी लाइक मुस्कान झूठी है। इसके बाद टोनियो की फ्यूनरल में उसका बाप दो औरतों के साथ प्ले बॉय की तरह घूम रहा था। उसका बाप अपने ही बेटे की फ्यूनरल में बोर हो गया और कहने लगा चलो चलते हैं। इस समय टोनियो की आत्मा भी सोच रही होगी सबको इतना छुपने लगा हूँ मैं, कहीं काटा तो नहीं। एमसी सोचता है ये फैंटेसी वर्ल्ड डार्क वेब से भी ज्यादा डार्क है। वैसे गेम में तो इतनी जल्दी ये नहीं मरता, गेम में लियो ने उसे बहुत बाद में मारा था। बेचारा पागलों की तरह रो रहा था। अब उसके चेहरे की शैतानी चमक देखो, उसकी हवस देखो, पक्का खून इसी ने किया है। वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपने 5 बच्चों से मतलब है। इसके बाद 1 साल का समय बीत जाता है, सक्सेशन सेरेमनी हो जाती है और लियो कोठेबाज ड्रग का भी व्यापारी बन जाता है। और इसी बीच मैंने युतिया से अपनी नजदीकियां बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। लेटर में युतिया ने लिखा था यूना टैग में बहुत अच्छी है, हिडान गेम्स और ड्यूस पपेट शो में बहुत अच्छा है। एमसी सोचता है बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं, मेरी मेहनत रंग लाई। फिर इसके बाद एमसी एक लिस्ट चेक करते हुए कहता है इस समय ज्यादा ऑर्फनेज नहीं हो गए। इवान कहता है ये थोड़ा कैजुअल नहीं है, और वाय द वे इवान बताता है हाँ गिल्ड से एक क्लू मिला है। सच में अब सुकून मिला, फाइनली एक एंशिएंट टॉम जिससे मुझे थर्ड बॉस के बारे में पता चल सकता है। काश मैं अपना इतना ध्यान अपनी बीवी पे दे देता तो वो किसी और के साथ नहीं भागती। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्गोट गांव में, जहां 2 लोग प्लेटियो फैमिली का शुक्रिया कर रहे थे। वो दोनों माफिया के मेंबर्स थे और उनके सामने बिछी थी बहुत सारी लाशें जिन्हें उन्होंने ही मारा था। एक जगह से गोल्डन लाइट चमक रही थी। फिर अचानक वो लोग खुद की जान खुद ही लेने लगे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। वो था एक लड़का जिसका चेहरा ढका हुआ था और साथ में थी युतिया, और वो लड़का और कोई नहीं ड्यूस था। वो इन लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा था, और वो युतिया से पूछता है इससे मेरे रिवेंज में क्या हेल्प मिलेगी। तो वो बताती है कि वो फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जिससे उनका कमबैक हो सके, और हम उनका कमबैक इतनी गंदी जगह पर नहीं होने दे सकते, इसलिए हमें ही ये सब साफ करना होगा। फिर वो भी अपने दिल को समझा देता है, और ये सब वो मून के लिए कर रहे थे। वो कहते हैं हम मून की तलवारें हैं, और इसके बाद वो लोग पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके मून का सिंबल बना देते हैं। इसके आगे के एपिसोड में क्या होगा और ये मून कौन है, इसे जानने के लिए वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2 साल बीत गए और मैंने युतिया से प्रेम पत्र चेंज करने के अलावा और कुछ नहीं किया, और वहीं इबान महल में थका हारा बरसों से ना सोया हुआ किसी को ढूंढ रहा था। दोस्तों आप जानते ही हो वो और कौन हो सकता है, और वो और कोई नहीं हमारा एमसी था। वो हमारे एमसी से कहता है मालिक मैं वापस आ गया, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे होगे। इवान तुमने मुझे डरा दिया। मालिक मैंने उन तीनों चाइल्ड को रेस्क्यू करके ऑर्फनेज भेज दिया। ये सुन के एमसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिरकार मैंने उन तीनों चाइल्ड्स को भी ढूंढ लिया और ये रेस्क्यू मिशन खत्म हो गया। वैसे इवान तुम क्या कुछ खाना चाहोगे? यस थैंक यू मास्टर। थर्ड चाइल्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने गेम की नॉलेज की मदद से और इवान के ओवरवर्क की वजह से आखिरकार उसे ढूंढ लिया। ये ले इवान, अब मुंह में ले ले। फिर इवान अपने हाथों पैरों और मुंह से आखिरकार कैच कर लेता है। मुझे लगता है कि ये मर्सनरी से पहले एक कुत्ता था। इवान देखो अब सारा काम पूरा हो चुका है तो तुम लॉन्ग ब्रेक पे भी जा सकते हो। इवान कहता है तो क्या मास्टर ये सब ऑर्फनेज के लिए नहीं था मगर काम पूरा हो चुका है। इवान आखिरकार आराम मिला। वैसे मास्टर आप खुश नहीं लग रहे हो। मैं क्या ही बताऊं, दद्दू मेरे सिलेंडर लेने गए थे, तब से मेरे दद्दू लाइन में लगे पड़े हैं। मेरी मम्मी मुझसे चूल्हे पे खाना बनवाती है, फिर आखिर मैं कहाँ से लाऊं इस्माइल।
अच्छा हुआ जैसा मैंने प्लान किया था सब स्मूथली चला गया। वो पांचों बच्चे विलन क्यों बने? क्योंकि कमीनी दुनिया ने समय समय पे उनके कह के ले ली, मगर मैंने उन्हें टूटने से पहले ही बचा लिया, तो अब वो विलन क्यों बनेंगे? वैसे इवान ऑर्फनेज में सब कुछ कैसा चल रहा है? वैसा ही मास्टर जैसा रोज चलता है। पहले वो बेचारे किस्मत के सताए हुए किसी से नहीं बोलते थे, मगर अब वो थोड़ा सा हंसने और खेलने लगे हैं। सच में, मगर मैंने तो कोई केयर गिवर हायर नहीं की थी। आखिर किसे पता था कि वो एक अच्छी माल मतलब कि मदर बन सकती है? ये उसके सपोर्टिव कैरेक्टर की वजह से हो सकता है। जो भी हो, युतिया एक बहुत अच्छी बच्ची है। उस लेटर में लिखा होता है सभी लोग अच्छे से बड़े हो रहे हैं और रिड्यूस भी बहुत अच्छा कर रहा है। मगर दोस्तों, क्या आपको पिछला एपिसोड याद है? वैसे नए बच्चे भी अच्छा ही कर रहे हैं। इवान, मुझे अपने बच्चों को बड़े होते हुए देख के बहुत गर्व हो रहा है। वो पांचों दरिंदे हैवान साधारण बच्चों की तरह बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। वैसे मास्टर, जब हम उन पांचों की बात कर ही रहे हैं तो वो राइट टाइम कब आएगा जब आप उनसे मिलोगे? अच्छा, वो कितने खतरनाक दरिंदे हैं, मैं तो उनसे अपने जीवन में भी ना मिलूं। ये सब एमसी अपने मन में सोच रहा था। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, मगर मैं कैसे भूलूं वो रातें जब मैं उनके सपने मात्र से ही कांप उठता था। मगर मैं ये किसी से कह नहीं सकता, इसलिए मैं इससे ये बता देता हूँ कि अभी 4-5 सालों में वो राइट टाइम आ ही जाएगा। मास्टर, सब पता चल रहा है, मगर ठीक है। और वैसे इस घिनौनी और जालिम दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, वो है अपनी स्किल्स को डेवलप करना। वैसे मास्टर, आपने मून नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? ये ऑर्गेनाइजेशन अभी जल्दी फेमस हुई है। ये क्रिमिनल्स को हंट करती है, क्रिमिनल्स को ख़त्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। पर मैंने इसका नाम कभी गेम में भी नहीं सुना। शायद ये जल्दी डिसअपेयर हो जाती है मालिक, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन नोबल्स को भी टारगेट करती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इवान, तुम्हारी छुट्टी खत्म। आज से तुम मेरे बगल वाले कमरे में सोओगे, रात के सन्नाटे में, ऑर्फनेज के अंदर, जहाँ सारी दुनिया खाने के बारे में बात कर रही होती है, मगर यहाँ नोबल्स को टपकाने की बात हो रही होती है कि आज किसने किसे टपकाया। युतिया पूछती है कि नॉर्थ का क्या हाल है। तब पीले बाल वाली बच्ची कहती है, मैंने उन सभी को मौत की नींद सुला दिया। और ये थी सीन ऑफ प्राइड, सोलान। मैंने बिना किसी को पता चले उन सभी को खत्म कर दिया, और मैंने उनसे ये भी कहा था अगर कोई मेरी आंखों का कलर गेस कर लेता है तो मैं उसे छोड़ दूंगी, बट किसी को नहीं पता था। और दोस्तों, आप तो लड़कियों की चुंगलखोर वाली आदत जानते ही हो, किसी की बढ़ाई उनसे देखी नहीं जाती। तो उसके बगल वाली लड़की जो कि सीन ऑफ ग्रेड थी, रीने, वो कहती है आमी बंगाली, मैंने उन लोगों को जला जला के मार डाला। जब बढ़ाई की बात आ ही रही है तो हम लड़के कहाँ से पीछे रह जाए। तब सीन ऑफ ऑब्सेशन, रेडान बोलता है, मैंने साउथ की पूरी एक्सपेरिमेंट लैब साफ कर दी और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। तब युतिया बोलती है, मैके लाडलो, बहुत अच्छा काम किया। मून हमारे इन कामों से बहुत खुश होंगे। हम सब उन्हीं की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और हमारा फर्ज है उनकी सेवा करना। और ये वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ब्लू मून। फिर अचानक कोई बीच में बोल देता है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। युतिया उधर गुस्से में देख के बोलती है, इतना समझाने के बाद भी तुमसे एक गलती हो गई? तुम्हारा पैदा होना ही इतनी बड़ी गलती है। तब ड्यूस युतिया से पूछता है, हमारे मून भी उसी फैमिली के मेंबर है ना, द एवलियन फैमिली? जब मैं साउथ को साफ कर रहा था तब मुझे एक लेटर मिला जिसमें मून को मारने के बारे में लिखा था, और ये सब कर रहा था एवलियन फैमिली का हेड। तब युतिया गुस्से में पूछती है, तो अब क्या? वो इतने गुस्से में थी कि उसके प्रेजेंस से ही सभी लोग कांपने लगे। और सच में उस लेटर में ये लिखा था कि फादर के मरने के बाद थर्ड सन को भी टपका देना है पॉइजन देके। इसके बाद 2 साल का समय बीत जाता है। हमारी कहानी के एक लौते प्ले बॉय एलोन के फादर हार्ट अटैक से मर गए। एलोन कहता है, मैंने कहा था मुन्नी से दूर रहो, वो बेवफा है, मर गए ना। उसके बगल में उसका भाई कह रहा होता है, फिर से ब्लू मून। वो लोग इस समय हमारे अड्डों पे कुछ ज्यादा ही रेड नहीं मार रहे, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनकी हमारे अड्डों से। और रुको, मुझे सोचने दो, सभी लोग फिर से मर गए ना? एमसी सोचता है, ब्लू मून इसकी तरह तरह से केके ले रहा है। इसके बाद हमारा एमसी चुपचाप वहां से निकल जाता है, मगर उसका भाई उसे पीछे से हवस टपकाते हुए देख रहा था, मानो से एक जिंदा खा जाएगा। इवान हमारे एमसी से पूछता है अब हमें आगे क्या करना है, पर एमसी अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहा था। वो इवान से कहता है अब हमें यहाँ से भागना होगा वरना वो लोग हमारी केके ले लेंगे। हम अभी साउथ की तरफ रोड मिल सिटी में जा रहे हैं, जहाँ तक मेरे भाई के हाथ ना पहुँच सके। इसके बाद वो लोग बम्बू में तंबू गाड़ के घोड़ा गाड़ी से जाने लगे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनके पीछे से एक खुखार साया उन्हें देख रहा है जो उन्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एमसी भी लाइक, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई परवाह ही नहीं, मैं भी ना जाने कहाँ खो गया था, जिंदगी मेरी झंड हो गई थी। और 3 ही दिनों में मेरी किस्मत ने मेरे साथ फिर से तमाशा कर दिया। मुझे वापस अपने महल में आना पड़ा, वो भी लियो के फ्यूनरल में, जो मुझे मारना चाहता था। किसी ने उसकी छाती में पूरी तलवार उतार दी। आखिर ये कौन कर सकता है? वो अपने नौकरों से पूछता है, नौकर वाह, ये कैसे हुआ? मगर उसके नौकर उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करने में भी डर रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था।
तब इवान उसके पास आके कहता है, ओहो राजा जी, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, रातों रात ही एवालोन को टपका डाला। एमसी सोचता है टपका डाला, ये कब हुआ रे? वो अपनी नौकरी की तरफ देखता है मगर नौकर उससे डर रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि एवलोन की डेथ कैसे हुई और इसके आगे वाले पार्ट में क्या होने वाला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और अगर आपको बड़े पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे भर भर के कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत बड़ा लाऊंगा।